नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता शकील अहमद साहब। जी हां, प्रधानमंत्री के तीखे हमले के बीच सूट बूट की सरकार, कांग्रेस का घेराव, तमाम सारे और मसले हैं इनसे बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले कि आज नरेंद्र मोदी जी, आप लोग जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री को एक साल पूरे होने पर घेर रहे हैं उनके कामकाज को लेकर, अब नरेंद्र मोदी जी को सामने आना पड़ा है और उन्होंने कहा कि हमारी जो सूट बूट थी वो उनसे अभी तक पच नहीं रही है, क्योंकि मैं गरीब का बेटा हूँ, एक चाय वाले का बेटा हूँ और मैंने एक बार क्या सूट बूट पहना, वो लगातार इसको बेच रहे हैं। नहीं, स्वाभाविक रूप से अच्छा लग रहा है, हम लोगों को अच्छा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी कहते रहे हमेशा कि मैं चाय बेचने वाले के परिवार का हूँ या मैं चाय खुद बेचता था, और किसी चाय बेचने वाले के परिवार का कोई व्यक्ति 10 लाख का सूट पहनने लगे तो अच्छा लगेगा। वो अननोटिस नहीं जाता है, पूरा देश को ही। सच्चाई ये है कि पूरे देश को ये बात पच नहीं रही है। और आप गौर कीजिए कि 10 लाख का सूट 3-3.5 मीटर के कपड़े के दाम में हो गया है, लेकिन कोई भी कपड़े का थान आप बता दीजिए हमको कि 3 मीटर 4 मीटर में कोई थान बनता है? 30 से 40 मीटर का कम से कम थान होता है। और अगर 3.5 मीटर 4 मीटर, हम लोग भी शौक में कभी कभी सूट पहनते हैं बड़ा आदमी नजर आने के लिए, तो स्वाभाविक रूप से 3 मीटर 3.5 मीटर का दाम अगर 10 लाख रुपए है तो 40 मीटर के कपड़े का दाम कितना होगा, वो सूट कितना महंगा होगा, क्योंकि दूसरा उसको नहीं पहन सकता है। उस पर पूरा नरेंद्र मोदी जी, उनके पिताजी का नाम लिखा हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से जब इतना महंगा कोई पहनता है, और उस सूट की जब नीलामी हुई तो सोशल मीडिया पर चेक्स घूम रहे हैं कि 22 तारीख को मेरे हिसाब से, मेरी याददाश्त से, नीलामी फाइनल हुई गुजरात में, और 20 तारीख का ही 4,31,31,311 रुपए का चेक घूम रहा था पूरे सोशल मीडिया पर। तो ये कैसे लोगों को मालूम हो गया 20 तारीख को ही कि 22 तारीख तक नीलामी की बोली कितनी जाएगी? तो ये जो घालमेल है मोदी जी का, ये देश की जनता अब समझने लगी है। बार बार काठ की हांडी बार बार चूल्हे पे नहीं चढ़ती। आज जब आप लोग मनमोहन सिंह को सामने लाए, उन्होंने भी अपने टेन्योर के बारे में बताया कि कोल जो स्कैम की बात हो रही है वो कोई स्कैम नहीं है और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जहां पे मुझे घेरा जा सकता है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी का कहना था कि दरअसल बात यह है कि इन लोगों से हार अब तक बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, इसलिए वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये बात सही है कि हार किसी को अच्छी नहीं लगती है। मोदी जी की पार्टी ज्यादा हारी है इस देश में चुनाव। आपको याद होगा कि 1984 में 2 सीटों पर मोदी जी की पार्टी पहुंच गई थी। मोदी जी की बात जो पच नहीं रही है लोगों की, कि वो जो सपना दिखाया था, अक्सर यहाँ दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, मैं शुरू पहले दिन से कह रहा हूँ कि मोदी जी बड़े केजरीवाल हैं और केजरीवाल जी छोटे मोदी हैं। एक ने दिल्ली की जनता को सब्ज बाग दिखा के उनका वोट हासिल कर लिया, दूसरे ने पूरे देश की जनता को सब बाग दिखा करके कि काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में जमा होगा, देश में दूध दही की गंगा बहेगी, सब लोग दूध भात खाते रहेंगे। ये सारी बातें, एक भी रोजगार 10 करोड़ जनरेट होगा, 1 साल पूरा हो गया, 5 साल के अंदर कहा था, कोई रोजगार जनरेट नहीं हुआ, बल्कि कम हो गया। जो करस्पॉन्डिंग ईयर था उससे कम हो गया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ पिछले 20 महीने में सबसे कम स्तर पर है। जब कांग्रेस का शासन खत्म हुआ जिस दिन यूपीए का, तो $1 58 रुपए 50 पैसे भारतीय रुपए के बराबर था। आज $1 मोदी जी की उम्र क्रॉस करके 64 रुपए से ज्यादा हो गया। एक्सपोर्ट पिछले कई सालों में सबसे न्यूनतम स्तर पर चला गया। हमारा ट्रेड डेफिसिट, विशेषकर चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। प्रधानमंत्री जब चीन में थे तो चाइना का ऑफिशियल जो वेबसाइट था, जो मीडिया था, वो दिखला रहा था कि अरुणाचल जो है वो भारत का हिस्सा है, और जम्मू कश्मीर का एक बड़ा भूभाग जो है वो अरुणाचल जो है वो चीन का हिस्सा है, और जो कश्मीर का एक बड़ा भूभाग है जम्मू कश्मीर का, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। ये दिखला रहा था, और प्रधानमंत्री अपने 56 इंच की छाती के साथ उसी चाइना के धरती पर थे, लेकिन एक बार आवाज नहीं निकली, न प्रधानमंत्री की निकली, न प्रधानमंत्री के किसी स्टाफ के। इसलिए सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में, जो हम लोगों का लास्ट 1 ईयर गया, उसमें 96 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ था।
आपको जान के दुख होगा, कोई भी भारतीय खुश नहीं हो सकता है कि इस एक साल में मोदी जी के 746 बार पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और हमारे 40,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित होकर के दूसरे जगहों पे पनाह लेने के लिए गए। मोदी जी जब कश्मीर गए थे दीपावली मनाने के लिए, तो मैंने आग्रह किया था मीडिया माध्यम से कि भाई एक रात जहां गोली चलती है बॉर्डर पर हमारे सिविलियन के घरों पर, उनके साथ भी मोदी जी को एक रात गुजारना चाहिए, तब उनको पता चलेगा कि सिविलियन किस हालत में विदेश की गोली झेल के रह रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से कहना और करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। शकील साहब, और इसीलिए हम आग्रह हमेशा प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि प्रधानमंत्री का पद बहुत गरिमामय पद होता है, बहुत जिम्मेदारी का पद होता है। इस पद पर बैठे हुए लोगों को राजनीति में झूठ सच लोग कहते हैं, लेकिन इस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कम से कम कभी कभी तो सच बोलना चाहिए। शकील साहब, आप लोग पीएमओ के फंक्शनिंग को लेकर लगातार आरोप लगाते हैं, लगातार कुछ कुछ बयानबाजी भी होती है दोनों तरफ से, लेकिन वो प्रधानमंत्री का मानना है, जैसा कि उन्होंने कहा है कि पीएमओ एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलता है, लेकिन पिछली अगर यूपीए सरकार को देखा जाए, उन्होंने एक आरोप भी लगाया है, तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो पीएमओ कहीं से हैंडल कर रही थी, गाइड करते। साफ है कि निशाना सोनिया गांधी जी की तरफ है या फिर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की तरफ है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहले तो मैं जो उनका निशाना है उस पर कह दूं, और जो आज की अव्यवस्था उस पर बाद में कहूँगा। सोनिया गांधी जी के नाम पर ही 2004 में हम लोगों ने वोट मांगा था और देश की जनता ने दिया था, सरकार बनी। पार्टी की सरकार होती है, पार्टी की जिम्मेदारी है नीतियां बनाना, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाना और सरकार को कहना कि उसको इम्प्लीमेंट करो। जैसे नरेगा का मामला था, जैसे आरटीआई का मामला है, जैसे किसानों के लिए 72,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने की बात थी, ये पार्टी का निर्देश था और उसको सरकार ने इम्प्लीमेंट किया। लेकिन सरकार के रोजाना के काम में, संचिकाओं पे, फाइल पे, इसमें कहीं कोई पार्टी की तरफ से दखल नहीं था। वो सरकार का मंत्री, सरकार के प्रधानमंत्री करते थे। नीतियां बनाना हमारी जिम्मेदारी थी यूपीए की, कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसकी, और हमने नीतियां बना के सरकार को कहा कि उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और सरकार ने किया। अब इनका प्रधानमंत्री कार्यालय क्या है वो आप एक मिसाल में देता हूं, लंबा चौड़ा वक्त नहीं है, कि कहा जाता है, सुना जाता है और लिखा भी जाता है कि सुषमा स्वराज जी इस देश की विदेश मंत्री हैं। लेकिन पीएम कार्यालय की पकड़ इतनी जबरदस्त है कि एक विदेशी टूर में प्रधानमंत्री के साथ, शायद एकाक कहीं अपवाद हो तो हो, कभी विदेश मंत्री टूर पे नहीं गया। कौन हमेशा टूर पे प्रधानमंत्री के साथ एक व्यक्ति जाता है? श्री गौतम अडानी जी, जिनके बारे में अभी गुजरात की विधानसभा में कंट्रोलर अकाउंटेंट जनरल सीएजी ने रिपोर्ट लेकर आई है कि मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने उनको 40,000 करोड़ रुपया का फायदा पहुंचाया। तो 40,000 रुपया मुख्यमंत्री रहते हुए फायदा पहुंचाया, तो प्रधानमंत्री रहते हुए क्या क्या फायदा पहुंचाएंगे ये तो समय बताएगा। जब मोदी जी प्रधानमंत्री से हटेंगे तो उसकी भी जांच होगी, सच्चाई सामने आएगी। लेकिन जांच कैसे होगी? गुजरात मॉडल भ्रष्टाचार के मामले में हर पूरे देश में अब लागू हो गया। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी 13 साल तक लगभग मुख्यमंत्री थे और इस 13 साल में उन्होंने लोकायुक्त बहाल नहीं होने दिया। गुजरात में केस पर केस हारते रहे, इस न्यायालय से उस न्यायालय, एक बहाने से दूसरे बहाने उन्होंने लोकायुक्त न रहेगा चोरी पकड़ने वाला, न चोरी पकड़ाएगी। तो देश में भी आके वो गुजरात मॉडल लागू कर रहे हैं। लोकपाल नहीं है, सीवीसी नहीं है, सीआईसी नहीं है। बहुत अच्छा तरीका है कि न चोरी पकड़ने वाला रहेगा, न हमारी चोरी पकड़ाएगी। तो यही है गुजरात मॉडल, जो पहले गुजरात में था अब देश में लागू हो रहा है। एक सर, आप लोग और आरोप लगाते हैं बार बार, कॉर्पोरेट की सरकार है, कॉर्पोरेट को लेकर, लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर भी आप लोगों ने बहुत विरोध किया। तो आप कैसे कह सकते हैं, अगर आपको विकास करना है तो इंडस्ट्रियलिस्ट को साथ लेकर ही करना होगा, कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट की भागीदारी तो होगी। देखिए, बहुत साफ है कि कांग्रेस इंडस्ट्री की या इंडस्ट्रियलिस्ट की या बड़े बिजनेस हाउसेस की विरोधी नहीं है। 2013 में तो हमारा कानून बना था, उसमें भी भूमि अधिग्रहण की बात थी। शर्त ये थी कि जिस किसान की जमीन ली जा रही है, और देखिए एक बात बताते हैं, अगर आप 100 एकड़ जमीन अधिग्रहित करते हैं और 5-5 एकड़ 100 किसानों का है, 20 किसानों के किया, अगर 5-5 एकड़ की हैसियत से आपने किया तो 100 एकड़ हो जाता है। लेकिन उस 100 एकड़ पर सिर्फ वो 20 किसान प्रभावित नहीं होता, उस पर जो सैकड़ों लोग मजदूर काम करने वाले हैं उनका भी रोजगार जाता है।
हमने उसमें कहा था कि सोशल इम्पैक्ट कीजिए का असेसमेंट कीजिए, इन्होंने हटा दिया उसको। हमने कहा था कि अगर आपने ज़मीन एक्वायर किया और 5 साल तक उस पर काम नहीं हुआ है तो आप वापस कीजिए किसान को ज़मीन, उन्होंने वो हटा दिया। आज ज़मीन एक्वायर कर लीजिए किसी प्रोजेक्ट के नाम पे, 5 साल पूरा कर लीजिए और उसके बाद अपने दोस्त जो सेठ साहूकार हैं उनको दे दीजिए। हम इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के खिलाफ नहीं हैं, ज़मीन भी पर सब होगा, लेकिन किसानों का के उनके साथ उनको कंपनसेशन अच्छा दीजिए, मार्केट रेट से चौगुना दीजिए। अगर नौकरी जनरेट होती है तो उन पर जो उनके आश्रित हैं उनको मदद कीजिए, लोगों के कंसेंट से लीजिए। खेती की ज़मीन पहले नहीं लीजिए, लाफ्ट पसंद होनी चाहिए खेती की ज़मीन। ये सब कानून हम लोगों ने 2013 में बनाया था और जिसमें बीजेपी का भी समर्थन था, सभी पार्टियों का समर्थन था। लेकिन अब इतने उतावले हैं नरेंद्र मोदी जी अपने सेठ साहूकार मित्रों को जमीन देने के लिए, कह रहे हैं कि मेरी पार्टी ने जो किया था वो गलत समर्थन किया था। और कौन 3 लोग मुख्य थे? राजनाथ सिंह जी थे पार्टी अध्यक्ष की हैसियत से, सुषमा स्वराज जी लोकसभा की नेता थी, अरुण जेटली जी थे राज्यसभा के नेता, तीनों उनकी सरकार में मौजूद हैं। उनको सैक करना चाहिए उनको कि क्यों गलत समर्थन किया। इसलिए कि अब उनके सेठ साहूकार मित्रों को जमीन चाहिए। वो चूंकि पैसा लिया है उन्होंने उनसे और कहा है कि गुजरात में जैसे हमने लैंड एक्विजिशन करके आप लोगों के हवाले किया, वैसे हम भारत में पूरी ज़मीन लेकर के आपको आपके हवाले करेंगे। इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग इंडस्ट्री के विरोधी नहीं हैं, लेकिन किसानों और मजदूरों के पेट पर लात मार के उनका हक छीन के बड़े पूंजीपतियों को देने के खिलाफ है। एक और शकील साहब सवाल है कि आप लोग तब भी आलोचक हो जाते हैं, कांग्रेस पार्टी आलोचक हो जाती है जब वो राम मंदिर बनवाने की बात करते हैं। आज भी साक्षी महाराज ने कहा कि 2019 तक हम राम मंदिर बनाएंगे। हालांकि कल बीजेपी का अध्यक्ष ने कहा था कि जब तक 2/3 बहुमत हमें नहीं मिलता है हम कोर इशू को नहीं छुएंगे। जब बीफ की बात आती है तो भी आप लोग उस पर भड़क जाते हैं। तो अभी तो बीफ खाना नहीं खाना, राम मंदिर बनाना, इससे राजनीति से क्या लेना देना है? अगर पीडीपी की सरकार भी उन्होंने जम्मू कश्मीर बनाई तो आप उसका भी विरोध कहीं ना कहीं आलोचना कर रहे हैं। देखिए, ये सब बातें आपने बहुत ही पूछी हैं। बीफ की बात है, हम लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी को सबों से बात करके एक नीति है। राजनाथ सिंह इस देश के गृह मंत्री, वो कहते हैं कि कानून हम लोग बनाने की कोशिश में है जिसमें पूरे देश में बैन होना चाहिए। और उन्हीं के स्टेट मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, वो उन्होंने कहा है कि मैं बीफ खाता हूं, कोई रोक सकता है तो रोक ले, उन्होंने बयान दिया है। दूसरी बात, हमारे जो बीजेपी के दूसरे नेता बीफ के बारे में ऐसी ऐसी बात बोलते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कुछ बातें कही हैं। और साथ में जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, पलेसर साहब शायद नाम है, हाँ। उन्होंने कहा है कि मैं किसी हालत में, ये हम लोगों के खाने पीने के आदत में शामिल है, मैं गोवा में किसी हालत में बीफ को बैन नहीं होने दूंगा। तो बीजेपी के अपने ही नेता में, वो गोवा के चीफ मिनिस्टर भी बीजेपी के हैं, मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी बीजेपी के हैं, राजनाथ सिंह जी भी बीजेपी के हैं और किरण रिजिजू जी भी बीजेपी के हैं। यही अलग अलग तरह से अलग अलग गले से बोलते हैं, इसलिए हम लोगों को आपत्ति है। और इसीलिए कहा कि प्रधानमंत्री बुलवाते हैं इन लोगों से और अपने खामोश रहते हैं। हम लोगों ने इसीलिए कहा है प्रधानमंत्री से कि एक कानून बना के, एक नियम बना के उसको देश के सामने पेश कीजिए और तब उस पर देश में सब लोगों से राय लेके राज्यों से बात करनी होगी, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। बात करके एक कानून बना के आप देश के सामने तो प्रस्तुत कीजिए कि क्या हम चाहते हैं और क्या सरकार चाहती है। ये अलग अलग लोगों से अब नहीं, ये सभी बीजेपी के लोग हैं जिनका हम लोगों ने बयान दिया है। इसलिए हम लोग नहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। क्या वो कल जो बताया था उन्होंने कि हम 2/3 बहुमत अगर हमें मिलता है या लोग देता है तो हम अपने कोर इशू को एड्रेस करेंगे, तो उसको लेके भी आपकी आलोचना कहीं ना कहीं कर रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, ये भावनात्मक दोहन शोषण क्या राजनीति है भारतीय जनता पार्टी कि जो बड़ा समुदाय है उसको, उससे जो नेक्स्ट छोटा समुदाय है उससे लड़ाया जाए और बड़े समुदाय को कहा जाए कि हम शुभचिंतक हैं तुम्हारे, हमको वोट दे दो। सिवाय वोट की राजनीति के और बड़े समुदाय को मूर्ख बना के उनके वोट लेने के अलावा इनकी कोई राजनीति नहीं है। ये दिन भर इसी चक्कर में रहते हैं, शायद रात में सोते समय में भी, कि कैसे बड़े समुदाय को छोटे समुदाय से लड़ा के बड़ी संख्या जिसकी है उसको कहा जाए कि भैया हम ही असली तुम्हारे शुभचिंतक हैं, सारा वोट हमको दे दो। और इसी वजह से ये 2 सीट से 282 पहुंचे हैं। लेकिन अगर यही आचरण रहा और जितनी तेजी से ढलान पर हैं
अभी तो एक साल में ही आप लोग सब सर्वे दिखला रहे हैं कि कितनी पॉपुलैरिटी कम हुई है, लेकिन फिनिशिंग लाइन के पास पहुंच के स्पीड तेज हो जाती है। तो जब 2019 का इलेक्शन आते आते बिल्कुल लगता है कि फिर 2 सीट पर पहुंच जाए। एक सर आखिरी सवाल मेरा, कल बिहार को लेकर भी उन्होंने कहा है कि वहाँ मैं सरकार बनाऊंगा, फिर अमित शाह जी ने पूरे कॉन्फिडेंस में कहा। क्या आपको लगता है कि बिहार की चुनावी हालत अभी उस हिसाब से है, या आप लोगों की तैयारी उस हिसाब से है कि आप उन्हें रोक पाएँ? देखिए, बिहार का चुनाव की स्थिति अभी फ्लूइड है, कोई निर्णायक स्थिति में नहीं है। अभी जो जनता परिवार के विलय की बात थी वो भी नहीं हो रहा है। लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी मिलकर लड़ेंगे, अलग से लड़ेंगे, क्या हो रहा है, कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, कांग्रेस मिलकर लड़ेगी, कांग्रेस अलग से लड़ेगी, अभी थोड़ा समय लगेगा बिहार की तस्वीर उभरने में। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता शकील अहमद साहब, जो हमसे तमाम मसले पर बात कर रहे थे। आज इस बातचीत में इतना ही, अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे और नए मेहमान के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।